गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हो सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। फ्रेंड्स, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में पॉलिटी चल रहा था। पॉलिटी में बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट को हमने आपको समझा दिया था। 1773 से लेकर के 1833 तक का चार्टर अधिनियम हो गया था। सारी चीज़ें हमने विधिवत क्रम से बताया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट क्या था, इसके प्रभाव क्या थे, इसके लाभ क्या थे, इसकी हानियाँ क्या थी, और यह अंतिम चार्टर अधिनियम क्यों कहा गया। इसके बाद से कोई चार्टर अधिनियम नहीं आया। आइए देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट आने का कारण क्या था, रीजन क्या था, व्हाट इज दिस रीजन्स ऑफ दिस एक्ट्स। 1853 का चार्टर एक्ट आखिर आया तो किस वजहों से आया, उसके रीजन्स क्या थे। यहाँ पर हमने अच्छे अच्छे देवनागरी लिपि में लिख रखा है। आप लोग इस टॉपिक को नोट भी करते चलिएगा, ताकि जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट में पूछिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1853 के चार्टर एक्ट में आने का कारण क्या था। जैसे हमने आपको समझाया था 1833 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, इसके बाद से विभिन्न प्रकार के जो रेगुलेटिंग एक्ट थे वो सब रीजन्स क्या थे आने के, उसी तरीके से ये भी था। इसमें आने का कारण क्या है, शिक्षित भारतीयों की शिकायत कि 1833 में दिए गए अधिकार के बावजूद उन्हें कंपनी की ऊंची नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है। हमने आपको 1833 का एक्ट जब पढ़ा रहे थे, 1833 का एक्ट, तो वहाँ पर हमने आपको एक तथ्य बताया था, उसका एनालिसिस भी किया था। तथ्य ये था कि 1833 में एक 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें एक तथ्य आया कि सिविल सेवा का जो आयोजन है वो खुले तौर पर होगा, लेकिन वहाँ पर भारतीयों का भी स्थान कंपनी के नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दिया जाएगा। न जात, धर्म, पांत, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के विरोध के चलते और विरोध के चलते उनका ये लागू ना हो सका। होता क्या है कि कोई जब एनालिसिस वाली आती है, कोई जब नियम लागू करना होता है तो वो पहले संक्रमण अवस्था से गुजरता है। वहाँ पर कुछ मात्रा में विरोध होगा, कुछ मात्रा में चीज़ें सही चलेंगी, कोई विरोध करेगा, कोई जनमत देगा, कोई नहीं देगा। तो होते जाते नियम तो आ गया लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। वहाँ पर विरोध ज़बरदस्त होना पड़ा। इस वजह से वो खींचता रहा 10 साल 20 सालों तक। एक तरफ भारतीय आपस में संघर्ष करते रहे कि हमको नियम जब आ गया है अधिकार का तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो कंपनी के थे वो कंपनी के अपने हिसाब से रखते थे कि हम भारतीयों को क्यों दें, नियम आ गया है आने दीजिए, लेकिन हम भारतीयों को नहीं देंगे। अब दूसरा ये है कि आने का जो रीजन था, इनको सैद्धांतिक तौर पर तो ये आ गया था 1833 में, लेकिन इतना ज़्यादा संघर्ष था कि संघर्ष के बाद इसको लागू होने में 20 साल लग गए। 20 सालों बाद ये 1853 में लागू हो सका। 1853 में जब लागू हुआ तब भी, जैसे अभी कोई निम्न जाति का हो, उस जमाने में अंग्रेजों के दृष्टिकोण में ये निम्न जाति के थे, ये छुआछूत थे, मतलब भारतीय, उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। और इसी कारण से कंपनी के लोग अपने आप को अमीर, संपत्ति, ज़्यादा पढ़े लिखे, ये सब मानते थे। और कंपनी यहाँ पर एक ये जो रीजन्स है हम उसको और एनालिसिस कर दे रहे हैं। कंपनी, आपको क्या लगता है कि कंपनी जो है वो हर भारतीयों के लिए खोल देगी? भाई, सरकार के नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन नियम लागू होते होते उसमें से 20% नियम हट जाते हैं। जब ज़मीनी स्तर पर आता है तो 50% नियम हट जाते हैं। वही हाल यहाँ पर होता है। अब कंपनी आखिर इन भारतीयों को क्यों करे? वो भारतीय जो इनका विरोध कर रहे हैं उनको तो कंपनी लेगी नहीं। कंपनी किसको लेगी? तो सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहती थी, एक ऐसा एजुकेटेड वर्ग तैयार करना चाहती थी। आप समझ लीजिए कि जैसे क्लर्क होता है, निम्न पोस्ट क्लर्क होती है। क्लर्क का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन के सारे जो क्रियाकलाप हैं उसका ब्यौरा लिखना वगैरह वगैरह, हर डिपार्टमेंट में। तो उसी तरीके से ये कंपनी थी। कंपनी भारतीयों को वहीं तक पढ़ाना चाहती थी,
यानी कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहीं तक भारतीयों को पढ़ाना चाहती थी जहां तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्रियाकलाप कर सकें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लैंग्वेज को समझ सकें, उससे ज़्यादा नहीं। वो पढ़ाई नहीं पढ़ाना चाहती थी कि जिससे भारत का जनमत एकजुट हो, भारत के लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर सकें, कंपनी को निकाल सकें, वो पढ़ाई नहीं पढ़ाती थी। इसीलिए यहाँ पर खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये एनालिसिस सब आप जाके पूरा हुआ कि कंपनी में जो ऊंची नौकरियां थी वो केवल उन्हीं वर्गों को दी जाती थी जो कंपनी के प्रति समर्पित थे। विरोध होता था क्योंकि भारत से कच्चा माल बाहर जाता था, तो जब विरोध हो रहा है तो कंपनी अपना एक समर्थित गुट बनाएगी। समर्थित गुट का मतलब जो कंपनी के क्रियाकलापों को समर्थन दे कि कंपनी अच्छा कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी माई बाप है, हमारी सब कुछ है, ब्रिटिश जो है भारत को अमीर कर रहा है। तो ये ऐसा वर्ग तैयार करना चाहती थी ताकि जो भारत में रह करके भारतीयों का विरोध कर सके और वो भारतीय अंग्रेज का समर्थन कर सकें जो भारतीय विरोध कर सके। नहीं समझे आप बात को? जैसे ये भारत है और ये भारत के दो पर्सन हैं, और ये जो है इंग्लैंड है, ये इंडिया है, ये इंग्लैंड है, ये एक अमीर है, एक पुअर पर्सन है। पुअर पर्सन जो है इंग्लैंड का विरोध कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, विरोध कर रहा है। अमीर पर्सन इंग्लैंड का समर्थन कर रहा है, ठीक है, समर्थन कर रहा है। अब इंडिया के ही ये दो पर्सन हैं। अब जो पुअर पर्सन है वो विरोध के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट और इसकी तादाद, जो पुअर पर्सन है जो कि पूरा भारत है, इसकी तादाद अधिक है, ठीक है, और इसकी तादाद कम है। तो अब इंग्लैंड के सामने क्या समस्या है कंपनी के सामने, कि कंपनी किस गुट को समर्थन करेगी? कंपनी उस गुट को समर्थन करेगी जो इंग्लैंड का हितकारी हो, जो कंपनी की भाषा बोल सके, जो कंपनी को अपनी सर्वोच्चता प्रदान कर दे। ये वर्ग, अमीर वर्ग, एलिट वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, तो ये उन्हीं को केवल देना चाहती थी। बाकी सारे भारतीयों के लिए सैद्धांतिक रूप से खोल दिया गया, लेकिन आ कौन रहा है? ये वर्ग, ठीक है। दूसरा, हमने आपको बताया था कि 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में द्वैध शासन लागू किया गया था, प्रांतों का अपना और इनका अपना। लेकिन वो द्वैध शासन से प्रॉब्लम आने लगी, फिर वही अधिकार संघर्ष क्षेत्र को लेकर के वित्तीय प्रॉब्लम आने लगी। तो हुआ क्या कि संघर्ष में ये निर्णय लिया गया, जो कमेटी थी, द्वैध शासन का अंत किया जाए, जिसमें से एक भारत सचिव तथा एक भारत परिषद की व्यवस्था की जाए, जिसमें कुछ सदस्य निर्वाचित हों। ये आपको समझना है कि निर्वाचन शब्द यहाँ पे आया, तथा कुछ मनोनीत हों। भारत के लिए एक पृथक विधानमंडल बनाया जाए, गवर्नर जनरल परिषद की सलाह से काम करे, प्रेसिडेंसियों को कुछ स्वायत्ता दी जाए तथा सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हो तथा उसमें भारतीयों को वंचित न किया जाए। ये फैक्ट आप देख रहे हैं, ये इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या क्या छुपा हुआ है? निर्वाचन 1853 तक आते आते निर्वाचन की प्रथा जो है वो उसके बीज फूटने लगे। भाई 1700 से गुलाम बना हुआ है, जब से अकबर था तब से अंग्रेज आ रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ तक आते आते अब बात उठ गई कि निर्वाचन हो जाएगा, तो उसमें भारत के भी कुछ सदस्य आ जाएंगे, पृथक विधानमंडल बन जाएगा तो उसमें भारत की बात उठने लगेगी, और प्रेसिडेंसी अगर कुछ स्वायत्ता दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है स्वायत्ता के बाद उसमें भारत का कुछ कानून आ जाएगा, भारत के हित की बात होने लगेगी। ये केवल कागजी था, अर्थात केवल सैद्धांतिक था, लेकिन व्यवहार में आपको पता है कि सिद्धांत और आदर्श बराबरी पर चलते हैं। कोई मॉडल आता है तो वह आदर्श मॉडल है, लेकिन वो लागू 100-200 साल 50 साल बाद होता है। कोई सिद्धांत आ गया, कोई नियम आ गया, वो सैद्धांतिक रूप से सही है, सिद्धांत रूप में आ गया, कागज पर आ गया, लेकिन वो लागू कब होता है? इतनी जल्दी तो लागू नहीं होता। और लागू होता भी है तो किसके हिसाब से लागू होता है? जो संस्था रहती है उसके हिसाब से लागू होता है। संस्था कौन सी रहती है? जो गवर्नर बॉडी होती है, जो शासन करती है, उसके हिसाब से वो अपना नियम तय करते हैं। कागजी में कुछ रहेगा, वहाँ कुछ रहेगा। तो यही आने का कारण था, संघर्ष, इनकी शिकायत, फिर द्वैध शासन का अंत, फिर ये समस्या गवर्नर जनरल जो का
1833 में आपने पढ़ा है कि गवर्नर जनरल पूरे देश के लिए कानून बना सकता था, सैन्य शक्तियां, नागरिक शक्तियां सब उसमें निहित कर दी गई थी। तो अब कानून बनाने से समस्या हो जाती थी। तो अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को कह दिया गया कि परिषद की सलाह से आप काम करिए। जब आप परिषद की सलाह से काम करेंगे तो कुछ लोकतंत्र आएगा। तो आप मेंस में लिखते समय ये भी लिख सकते हैं कि 1853 का चार्टर अधिनियम का जब प्रश्न आए कि 1853 के चार्टर अधिनियम का विश्लेषण कीजिए, क्या उसमें लोकतंत्र के बीज निहित थे, निर्वाचन के बीज निहित थे? तो आप ये वाला फैक्ट जो है इसको कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम देगा। इसमें जो है डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी, निर्वाचन, इलेक्शन, पृथक विधानमंडल, ठीक है, ये पृथक विधानमंडल, मनोनीत, यानी कि आप एक तरीके से इसको छोटा संसद कर सकते हैं। इसके बीच निहित थे। आप जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखिए कि आधुनिक लोकतंत्र या लघु संसद या कुछ हद तक छोटी संसद का रूप जो कि आज फलीभूत हैं, वो 1853 के चार्टर एक्ट में निहित थे। इतना आप लिख देंगे तो एग्जामिनर जान जाएगा कि आपने विधिवत एनालिसिस किया है। अब इसकी विशेषता क्या है? ये तो आने का रीजन हो गया, किस वजह से आया था। अब आइए हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। पहली विशेषता है सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन। अभी हमने बताया कि ये आने के रीजन से इसका कनेक्शन आपको पता ही होगा। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। और वो खुली प्रतियोगिता कहाँ थी? वो खुली प्रतियोगिता अब भारत में होनी थी। भारत में क्यों होनी थी? क्योंकि भारतीयों का समर्थन चाहिए था। अब भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के उसको लिया जाने लगा। मतलब अब भारतीय बिना किसी भेदभाव के सिविल सेवा की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। बिना किसी भेदभाव, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और आय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वंश के आधार पर मतलब भेदभाव के जितने तरीके होते हैं अब उनके आधार पर इसमें खुली प्रतियोगिता में आयोजन लेने वाले प्रतियोगी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, बंगाल प्रांत के लिए अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। बंगाल प्रांत 1833 में आप पढ़े हैं कि जब गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके कार्यभार बढ़ गए। आपने ये भी पढ़ा था, रिवाइज करते रहिए। और जब कार्यभार बढ़ गए तो गवर्नर जनरल की विधायी और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया, ये भी हमने बताया था। तो बंगाल प्रांत के लिए जब अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था कर दी गई तो बंगाल प्रांत की संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन क्रियाकलाप अब लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर देखता तो गवर्नर जनरल जो है वो बंगाल के शासन भार से मुक्त हो गया। अब उसका कार्यभार, जब ये बंगाल के शासन से मुक्त हो जाएगा तो उसका कार्यभार और सुदृढ़ हो जाएगा, वो और केंद्रीकृत की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और केंद्रीकृत की प्रवृत्ति जब बढ़ेगी तो और दायरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। विधायी कार्यों के लिए 6 अन्य सदस्य, 2 न्यायाधीश थे तथा 4 प्रांतों के प्रतिनिधि थे। और ये 4 प्रांत थे कैसे? बंगाल, यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा के प्रतिनिधि थे। 6 अन्य सदस्य जोड़ दिए गए। इसे विधान परिषद कहा गया, ठीक है। इसका आप मेंस में लिखने की कोशिश कीजिएगा, आंसर हम प्रश्न दे रहे हैं। इसे विधान परिषद कहा गया, जो आगे चलकर लघु संसद का रूप धारण कर लिया। ये लघु संसद का रूप धारण करने लगा। इसे भारत की केंद्रीय परिषद भी कहा गया। ये जो तीसरी विशेषता है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग एक प्रश्न लिखिए, कोशिश कीजिएगा कि 100 शब्द या 100 से 200 शब्द के बीच या 200 शब्दों में आप लोग इसका एनालिसिस कीजिए। लिखिए, 1853 के चार्टर एक्ट का विश्लेषण कीजिए। और दूसरा प्रश्न,
आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट में लघु संसद के बीज निहित थे? ठीक है, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट में लघु संसद या लघु संसद के बीज निहित थे? तीसरा प्रश्न लिखिए अथवा करके, आज जो आधुनिक लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, क्या वो 1853 के चार्टर एक्ट में उसकी पृष्ठभूमि निर्मित की जा चुकी थी? इसका तार्किक विश्लेषण कीजिए, 200 शब्दों में आप लोग लिखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके जीएस में काम देगा, ये और ये वाला फैक्ट। ठीक है, ये जो है आपका मेंस का आंसर हो गया। तो ये अभी इसमें एक फैक्ट बाकी है, बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा के प्रतिनिधि। हमने यहाँ पर 4 स्टेट लिखा हुआ है, बंगाल लिखा हुआ है, मद्रास लिखा हुआ है, बंबई लिखा हुआ है, आगरा लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा क्यों है? किस कारण से है? ऐसा इस कारण से है, अभी हमने यहाँ पर बताया फर्स्ट पॉइंट में कि इंग्लैंड या ब्रिटिश उसी लोगों को, उसी वर्गों को समर्थन दे रही थी जो ब्रिटेन का समर्थन कर रहे थे। भारतीय रजवाड़े तब थे, और भारतीय रजवाड़ों का जो वेल्जली और हेस्टिंग्स और बाकी डलहौजी वगैरह जितने भी गवर्नर जनरल थे, सबकी एक ही नीति थी कि कैसे भारत को गुलाम बनाएं। अब भारत को गुलाम बनाने के लिए भी हमने कल बहुत विस्तार पूर्वक समझाया था 1833 के लेक्चर्स में, हर लेक्चर में हम समझाते हैं कि कैसे किसी को गुलाम बनाया जाता है। साम दान दंड भेद की नीति अपनाओ, पहले प्यार से समझाओ, ना आए तो थोड़ा और रिश्वत दो, ना आए तो फिर लास्ट में युद्ध करो, वही नीति थी। और इस नीति के तहत संपूर्ण भारत पर कब्जा करने का इरादा ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। अब विभिन्न प्रकार के जो रजवाड़े थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कंपनी लालच देती थी। किस बात का लालच? कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए, हम आपको उसके बदले में थोड़ा बहुत पैसा देंगे, थोड़ा बहुत मदद करेंगे, उसके लिए आपको सेना दे देंगे, ताकि जो बाहरी आक्रमण है, बाहरी आक्रमण का मतलब कोई विदेशी नहीं, जो भारत में विभिन्न प्रकार के रजवाड़े थे वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके कब्जा करते थे, अपने अधीन करते थे, वो उससे हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो होता क्या था कि ये मूर्ख रजवाड़े उनकी बातों में आ जाते थे, परिस्थिति भी कुछ ऐसी रही होगी, और जब आ जाते थे तो अपनी सुरक्षा सीधे सीधे कंपनी को सौंप देते थे। कंपनी माला माल, क्यों? क्योंकि 10 ठू सैनिक रख दिया, 10 ठू अंग्रेज रख दिया, उसके बदले में मोटी रकम ले लिया, उसके बदले में कुछ क्षेत्र रख लिया। जब सेना रख दिया तो उसने कहा कि ऐसा है कि अब हम व्यापार करके आपको फलीभूत करेंगे, आपको संपन्न करेंगे। पहले ही सेना रख दिया ताकि हो हल्ला करे तो ख़त्म कर दो। अब व्यापार के लिए कोठी निर्मित की जाएगी, कोठी के लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन कैसे लेना है ये अंग्रेज़ों से बेहतर कौन जान सकता है। ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते थे, रिश्वत दे करके, नहीं माने तो युद्ध करके। इसीलिए पहले सेना रख देते थे, पहले पैसा देते थे, फिर सेना रखते थे, फिर कोठी बना लिए, और जब कोठी बना लिए तो वहाँ और सेना रख दिए। इसके बाद क्या होता था, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते थे, और अगर नहीं मानता था लात मार के निकालो। वही करते करते पूरे भारत पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। तो जो रजवाड़े ब्रिटेन गवर्नमेंट का समर्थन करते थे, कंपनी का समर्थन करते थे, कंपनी उन्हीं को टारगेट करती थी। टारगेट का मतलब कंपनी उन्हीं को अपनी तरफ मिलाती थी, और जो रजवाड़े विरोध करते थे उनको केंद्रीय, आगे आप पढ़ेंगे, केंद्रीय विधान परिषद या लघु संसद या विधायी परिषद या गवर्नर जनरल की परिषद या कुछ भी कमेटी होती थी, उसमें उन भारतीयों का स्थान नहीं था जहां पर वो भारतीय अंग्रेज का विरोध करते थे। अगर कोई भारतीय किसी अंग्रेज कंपनी, कोई संस्था, कोई संसद, कोई विधान परिषद, कोई विधानमंडल में बैठा है तो आप ये समझ लीजिए वो इसलिए बैठा है क्योंकि वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहा है, अंग्रेजों की शक्ति को सर्वोच्च मान रहा है, इसलिए अंग्रेज उसको बैठाए हुए हैं। तो ये जो 4 प्रांत हैं, बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा, इनके प्रतिनिधि जो है अंग्रेजों का समर्थन करते थे, इसलिए ये गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में आ गए। ठीक है, यहाँ जो 4 प्रांतों के प्रतिनिधि लिखा हुआ है, ये समर्थन के कारण यहाँ पे आ गए। अब जब समर्थन कर रहे हैं तो विरोध तो कर नहीं पाएंगे। कुल मिला जुला करके कहने का मतलब कि बात वही है,
गवर्नर जनरल अपनी मनमानी करेगा। हम सैद्धांतिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट इसका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है एक दृष्टिकोण से, क्यों अंग्रेजों के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है अपना समर्थन हासिल कर रहे हैं। भारतीय दृष्टिकोण से देखोगे तो इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रांत जा रहे हैं विधायी परिषद में वो अंग्रेजों की भाषा बोलेंगे, भारतीयों के हित की बात करेंगे नहीं। तो इस हिसाब से ये उस दृष्टिकोण है। और अगर आपको एक निरपेक्ष दृष्टिकोण देखना है तो निरपेक्ष दृष्टिकोण में आप ये सोचिए, अच्छा प्रांत में आ गए तो इसमें लोकतंत्र के बीज निहित हैं, विधानमंडल के बीज निहित हैं, लघु संसद के बीज निहित हैं। आपको आईएएस में या कहीं भी निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखना है। समझ में आ गया कैसे लिखना है? हमने आपको बताया, अंग्रेजों का दृष्टिकोण बता दिया, भारतीयों का भी दृष्टिकोण बता दिया। अब आपका जो आपके लिए आएगा वो निरपेक्ष दृष्टिकोण ये था। चौथा, कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया। भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड के राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार कर दिया गया। हमने आपसे क्या कहा था? धीरे धीरे कब्जा करके इंग्लैंड की शक्ति को सर्वोच्च मानने की कला। तो कंपनी के शासन को विस्तार में बदल दिया गया, वो पूरे भारत पर शासन करने लगी। और जहाँ जहाँ कंपनी कब्जा की थी, जो जो कब्जे का क्षेत्र था, वहाँ पर कंपनी का शासन जो है इंग्लैंड के राजशाही के विश्वास के तहत ले लिया गया। ठीक है कि अब यहाँ पर कंपनी शासन नहीं देखेगी, अब जो देखेगा वो इंग्लैंड का राजशाही शासन देखेगा। इंग्लैंड सम्राट, राजरानी, राजशाही। अब पांचवा, जो कंपनी का शासन बार बार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा था वो अब नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, अब जब ये वाला फैक्ट इसी से आया। अब जब कंपनी के विस्तारित क्षेत्र पर इंग्लैंड की राजशाही शासन करने लगी तो कंपनी का क्या काम? अब कंपनी के शासन को क्यों बढ़ाया जाए? कोई मतलब नहीं है बढ़ाने का, क्योंकि अब सीधे सीधे भारत में इंग्लैंड का शासन आ गया, इंग्लैंड का सम्राट आ गया। तो अब कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया। कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश संसद की रजामंदी पर अब कार्य कर सकती थी, अर्थात जब चाहे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद उस कंपनी के शासन को खत्म कर सकती थी। अब कंपनी का कोई नामो निशान नहीं रह जाता, इसलिए अब इसको चाहे जब खत्म कर सकती थी, चाहे जब खत्म कर सकती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये था। छठा, प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। ठीक है, ये वही वाला पॉइंट है, हमने अलग करके आपको समझाया है ताकि समझ में आ जाए। प्रथम बार जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्रतिनिधित्व क्या? बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा, इनके जो 4 प्रतिनिधि थे, हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया कि 4 प्रतिनिधि कैसे नियुक्त किए जाते थे, कैसे नहीं। वो स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। तो कुल मिलाकर के ये पूरा एनालिसिस था। प्रीलिम्स फैक्ट था, मेंस फैक्ट था, जीएस फैक्ट था, सब्जेक्ट फैक्ट था। हमने आपको जिस तरीके से समझाया, 3 प्रश्न हमने आपको दिए हैं, उसका एनालिसिस कीजिएगा और जहाँ कोई ना पॉइंट समझ में आया कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। अब आगे हम नेक्स्ट उस पे आएंगे। चार्टर अधिनियम ये लास्ट था, चौथा। अब इसके बाद सीधा 1861, फिर 1892, फिर इसके बाद 1909, 1919, 1947, इतने ही बचे हैं। ठीक है, 1935, 1947, इतने ही बचे हैं। 5-6 बचे हैं, 3 इधर बचे हैं और 3 इधर, 6 बचे हैं। 6 के बाद हम लोग भारत का संविधान पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा।